तो निशा उरांव का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं भाजपा के साथ आप? वो भी वही है, मॉडल है ना, मॉडल तो वही है। और रूढ़ी प्रथा की बात करती है, आईफोन पकड़ती है, घर आदिवासी से शादी की है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग घूमते हैं, इनके पास क्या है रूढ़ी प्रथा। और कुंभ नहाने जाती है, उसके बाद छठ पूजा करती है। महिलाएं गैर पुरुषों से शादी करती हैं आदिवासी से, उन्हें बाहर का रास्ता दिखला देना चाहिए। बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सारे कोई लंदन में, कोई जो है कि कहाँ कहाँ पढ़ रहा, सारे विदेश में पढ़ते हैं। हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना, तो जब वहां पर कार्यपालिका रहेगा नहीं तो शासन कैसे करेगा? ये भी सीमार मैडम को बता दीजिएगा। तो उनको ये एक आंख में काजल है, एक आंख में सुरमा लगा के चलने से थोड़ी चलेगा। तो रॉबर्ट मिंच हो, विक्टर मल्टो हो, ग्लैडस्टोन डुंगडुंग हो, पैसा तो ये लोग जाकर रखा, सारे क्रिश्चियन है। आपको बताता हूँ, यही तो खेल है सीमार मैडम करे, जो आरएसएस का कायम से आती है। आरएसएस क्या बोलता है? आदिवासी का आइडेंटिटी को रिलीजन में फिक्स करो, ताकि आदिवासियों को धीरे धीरे सनातन हिंदू में घुसा दो और आदिवासी का आइडेंटिटी खत्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बना। रूढ़ी कहाँ है आदिवासी रूढ़ी प्रथा? जो व्यक्ति खुद आदिवासी रूढ़ी प्रथा को लात मारकर गैर आदिवासी समाज को गले लगाया, गैर आदिवासी व्यक्ति को गले लगाया, उनकी परंपरा रूढ़ी प्रथा सबको गले लगाया, कुंभ नहा रहे हैं, उनको आदिवासी रूढ़ी प्रथा पर बात करने का क्या अधिकार है? तो नफरत फैलाने का क्या अधिकार है? दोस्तों नमस्कार। पेशा विमर्श को लेकर मैं आपको पल पल की जानकारी देते रहा हूं। पेशा के मामले में जो कुछ भी अपडेट सामने आता है, हमारी कोशिश होती है कि उस अपडेट से आपको अवगत करवाऊं। दरअसल पिछले दिनों पेशा को लेकर दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, एक तो खुट्टी में और दूसरा जमशेदपुर में। खुट्टी का जो आयोजन हुआ उसमें पंचायती राज की पूर्व जो निदेशक थी निशा उरांव, उसकी मुख्य अतिथि थी। वहीं जमशेदपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसका मुख्य अतिथि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन थे। और इन दोनों ही कार्यक्रमों को यदि हम क्लब करके समझने की कोशिश करें तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों पर मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा। जो बड़ा सवाल उभरा दोनों ही कार्यक्रमों से, वह था महिला और आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका। दरअसल एक तरफ चंपाई सोरेन ने दावा कर दिया कि जो भी महिलाएं गैर आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी पुरुष के साथ शादी करती हैं, उन्हें आदिवासी समाज से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरी तरफ निशा उरांव का दावा आया कि जिस जिवड़ी मॉडल का ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ढिंढोरा पीट रहे हैं, वह जो परंपरागत प्रथा है और जो रूढ़ी प्रथा है, उस पर एक गहरा आघात है। निशा उरांव ने दावा किया कि जिस तरह से जिवड़ी मॉडल में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है और कई दूसरे समूहों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है, एजुकेशन का मापदंड तय किया गया है, वह रूढ़ी प्रथा का उल्लंघन है, अवहेलना है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, यदि दोनों को क्लब करके देखें तो फिर आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होगी? क्या वास्तव में गैर पुरुषों से शादी करने वाले महिलाओं को समाज से बाहर का रास्ता दिखला देना चाहिए, आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए? और क्या ड्यूडी मॉडल में जिस तरह ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने महिलाओं को भरपूर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया है, वह अपने आप में रूढ़िगत प्रथा के साथ या रूढ़िगत प्रथा पर कुठाराघात है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और आज की शुरुआत, आपकी बातचीत की शुरुआत हम इसी से करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्लैडस्टोन डुंगडुंग है। ग्लैडस्टोन हाँ, आप तो बहुत ड्यूडी मॉडल चिल्ला रहे थे। यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल आ गए। चंपाई सोरेन जी ने कहा कि जो महिलाएं गैर पुरुषों से शादी करती हैं आदिवासी से, उन्हें बाहर का रास्ता दिखला देना चाहिए।
और निशा उरांव कहती हैं कि जिस जोड़ी मॉडल में आप खड़ा कर रहे हैं, महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं, यह तो जो रूढ़िगत प्रथा है उस पर कुठाराघात है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, वॉक द टॉक। वाक द टॉक, जो बोलते हैं उस पर आपको चलना चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी का भी वही था। पहले आप अपने पर प्रयोग करो। अपने पर प्रयोग कीजिए, उसके बाद दूसरों पर कीजिए। अब ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन और ये सिहमार मैडम, श्रीमती निशा सिहमार, निशा उरांव, ये दोनों लोगों ने मतलब क्या बोलेंगे, आदिवासियों को बिल्कुल भी बेवकूफ समझ के रखा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि दोनों कार्यक्रमों में हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लोग भरे पड़े थे, और दोनों कार्यक्रम को जो आयोजित किया था, तथाकथित रूढ़ी प्रथा के ठेकेदार विजय कुजूर, पंचानंद सोरेन, कृष्णा हंसदा, ये सारे लोग जस्ट बोलते हैं कुछ और करते कुछ है। अब वहां पे ये दोनों जब बातें कर रहे थे, तब ये रूढ़ी प्रथा के ठेकेदार के सहित दूसरे जो पारंपरिक अगुआ थे वो भी ताली बजा रहे थे। मुझे बहुत हंसी आई। मतलब आदिवासी समाज को ये लोग जो है कि समुदाय को पूरा मजाक बना के रख दिया। अब ये समझ लीजिए कि दोनों जो मुख्य अतिथि थे, एक जो चंपाई सोरेन साहब और खूंटी में संगमार मैडम, तो इसमें देखिए कि एक ने दिक्कू दामाद पाल के रखा है। माननीय चंपाई सोरेन जी का जो दामाद है वो अजय शर्मा है। अच्छा। और एक ने दिक्कू पति पाल के रखा है। निशा उरांव मैडम जो है कि निशा सिंहमार हो गई है। तो चंपाई सोरेन तो निशा उरांव के सामने ही ये बयान दे रहे हैं कि जो महिलाएं गैर पुरुष आदिवासी से शादी करती उन्हें रिजर्वेशन। इसीलिए मैंने कहा वॉक द टॉक, जो आप बोलते हैं उसको कीजिए। करना तो निशा उरांव का है ना। नहीं तो सबसे पहले माननीय चंपाई सोरेन जी को निशा सिंहमार जी को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मैडम, क्योंकि आदिवासी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा व्यवस्था के तहत जो आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है उसको जो है समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से उनको कहना चाहिए, आप पहली बात तो आप जो है कि आरक्षित पद से IRS बने हैं तो उस रिजाइन मारिए। मैंने आरक्षण का हक, आरक्षण का हकमारी नहीं कीजिए। हाँ, तो चंपाई सोरेन साहब ने कहा है ना कि जो आदिवासी लड़की, आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करते हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वहीं से त्याग पत्र उनको दिलवाना चाहिए। दूसरी बात, निशा उरांव कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरी बात, जब ये समाज से चली गई है बाहर, तो उनको रूढ़ी प्रथा पर बात करने के लिए भी उनको मंच नहीं देना चाहिए। उतने पारंपरिक आगुओं के बीच में एक महिला जो खुद रूढ़ी प्रथा परंपरा और पूरा समाज को त्याग कर गैर आदिवासी समाज में चली गई है, उसको किसने हक दिया रूढ़ी प्रथा और परंपरा पर बात करने के लिए? तो उनको तो बाहर कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आदिवासी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा के अनुसार जब एक लड़की या लड़का, पहले लड़की का बात करते हैं, लड़की अगर गैर आदिवासी से शादी करती है तो ना सिर्फ उस लड़की को बल्कि पूरे परिवार को गांव से जो है कि बाहर कर दिया जाता है। अब लड़की तो चली गई, वापस नहीं ला सकते। उस हिसाब से क्या होता है, पहले जो परिवार, चूंकि उनका जमीन है, वहां पे घर है उनका, सब कुछ, कहाँ जाएंगे? तो उनको क्या किया जाता है? दूसरा कदम, पहले तो बहिष्कार, दूसरा कदम उनको बहिष्कार करने के बाद समाज में पुनः उनको वापस लिया जाता है। उसके लिए उनको पत्री भात पूरा गांव को खिलाना पड़ता है। तो पत्री भात करवा देंगे दोनों। वही तो पूछना पड़ेगा ना कि चंपाई सोरेन साहब क्या, जब उन्होंने दिक्कू दामाद बनाया तो क्या उन्होंने संथाल समाज को
पतरी भात खिलाया है? सवाल है। अगर पतरी भात नहीं खिलाया है तो सबसे पहले उनको भी समाज से वो बाहर ही माना जाएगा। आदिवासी परंपरा में वो नहीं है, वो बोलने का वो हकदार नहीं है। निशा और आदिवासी परंपरा में है ना चंपा। हाँ, उसके बाद ये भी मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह अगर लड़का गैर आदिवासी लड़की को लेके आता है, शादी करता है, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो तो लेके आया है, उसका घर है, कहीं जा नहीं सकता। लड़की तो सेटल हो गई बाहर दूसरे समाज में, ये कहाँ जाएगा? तब उसको भी तब तक उस समाज का हिस्सा नहीं हो सकता जब तक उसको पतरी भात के द्वारा घर भीतर नहीं हो जाता है ना। तो बस आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा में बकना और खुद में अपनाना जमीन आसमान का फर्क है। ये तो एक तरह से आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा का ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं इस तरह से कह के। तो इसको लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे पुरखों की पारंपरिक रूढ़ी प्रथा कोई आसान चीज थोड़ी है उसको अपनाना। लोग बस ऐसे ही राजनीति के लिए, और इसमें मैं स्पष्ट है, जो भी व्यक्ति आरएसएस के कैंप में घुसता है, भाजपा से जुड़ता है, वो भाजपा के लोग इसी तरह का जुमलेबाजी करते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दूसरों को करवाते हैं। जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देखिए, माननीय अमित शाह जी क्या बोले विगत दिनों, उन्होंने कहा कुछ दिन ऐसे समय आएगा जब आप लोगों को अंग्रेजी से नफरत होने लगेगा। और बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के बाल बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सारे कोई लंदन में, कोई जो है कि कहां कहां पढ़ रहा, सारे विदेश में पढ़ते हैं। तो निशा और का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं भाजपा के साथ आप? वो भी यही है, मॉडल है ना, मॉडल तो वही है। और रूढ़ी प्रथा की बात करती है, आईफोन पकड़ती है, गैर आदिवासी से शादी की है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग घूमते हैं, इनके पास क्या है रूढ़ी प्रथा? और कुंभ नहाने जाती है, उसके बाद छठ पूजा करती है, कहाँ है आदिवासी रूढ़ी प्रथा? जो व्यक्ति खुद आदिवासी रूढ़ी प्रथा को लात मारकर गैर आदिवासी समाज को गले लगाया, गैर आदिवासी व्यक्ति को गले लगाया, उनकी परंपरा रूढ़ी प्रथा सबको गले लगाया, कुंभ नहा रहे हैं, उनको आदिवासी रूढ़ी प्रथा पर बात करने का क्या अधिकार है? तो नफरत फैलाने का क्या अधिकार है? निशा और एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, कल होके चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू भी वोट देगा, आदिवासी भी देगा, ये तो अच्छी राजनीति है। फिर लोकतंत्र तो इसकी इजाजत देता है। हाँ, असल खेल यही है। वो क्यों अभी रूढ़ी जन सुरक्षा मंच वगैरह क्या क्या बनवा रही है, और ये पूरा पेशा कानून के आधार पर ये तय बनाने की कोशिश कर रही, नैरेटिव गढ़ रही है कि वो रूढ़ी प्रथा परंपरा में है, ताकि ये जितने भी पारंपरिक लोग उसको अगर अपना अगुआ माने हैं, बाद में जब वो चुनाव लड़ेगी तब सवाल नहीं उठाएंगे। यही बोल के, यही सोच को ताना बाना बुन रहे। लेकिन मैं आज आपको डंके के चोट पर लिख के भी दे सकता हूं, जिस दिन बीजेपी या कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मैडम निशा सीमार को टिकट दिया, देखिए वहां क्या हो जाता है। उनको टिकट वापस लेना पड़ेगा, सवाल ही नहीं पैदा। इनको लगता है कि अभी जो है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं उनके खिलाफ खूब जो है कि नफरत फैला देंगे तो लोग हमारा जो है कि भूल जाएगा कि हमने जो है कि सिंगमार साहब से शादी किया है, हमने जो है कि हम कुंभ नहाते हैं, छठ पूजा करते हैं, ये सब लोग भूल जाएगा, ऐसा सोच रही है। ये प्रयोग तो आप खूंटी के लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं। बिल्कुल, खूंटी में हुआ, हमने प्रयोग नहीं किया, खूंटी को लोगों ने तय किया। लगता है आरोप लगाते रहता है, क्योंकि देखिए मैं हर एक चीजों को क्रिटिकली लेकर आता हूं। मैंने उसमें भी ये कहा था, आप चूंकि गैर आदिवासी से शादी की, आप सामान्य क्षेत्र में लड़ी चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल को निशा सिंहवार मैडम सामान्य क्षेत्र में चुनाव लड़ती है, लड़ने दीजिए, हमें क्या दिक्कत? तो परिसीमन आते थे लोहरदगा सीट हो जाएगा सामान, क्या दिक्कत है? जनरल हो जाएगा तो लड़ने दीजिए। लेकिन सवाल यह है, जब अनुसूचित क्षेत्र है, जनरल कैसे होगा? या अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, क्योंकि बाहरी लोग आके, उदाहरण के लिए आपका घर है, बाहरी लोग आके बोलेंगे हमारा ज्यादा जनसंख्या हो गया, अब इस घर के मालिक हम हो गए, ये आप करने देंगे? अच्छा, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ड्यूडी मॉडल का बहुत आप डंका पीट रहे थे। निशा और कहती हैं कि ड्यूडी मॉडल जो है, जो रूढ़िगत प्रथा है, उस पर एक बड़ा कुठाराघात है। गलेसन डुमदू तो महिलाओं को आरक्षण दे रहा है। सबसे पहली बात यह है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो निशा सिंहमार मैडम जो है, इनको
रूढ़ी प्रथा परंपरा के बारे में ABCD का नॉलेज ही नहीं, इनको पता होना चाहिए ये किसका सपोर्ट करते हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 निरंतर तो रही संवैधानिक हाँ, मैं उस पर आऊंगा, निरंतर उसी का सपोर्ट कर रही थी। निरंतर कैंपेन इनका देख लीजिए, इन्होंने जो पेशा नियमावली बनाया था उसमें क्या था, मुखिया को जो है विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का इन्होंने अधिकार दिया था। मुखिया क्या पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का हिस्सा है? हाँ? ऐसे निशा शिवमार मैडम सब सोचती है कि हम बकवास करेंगे तो लोग आदिवासी लोग यह बेवकूफ बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा ठीक, पर ये जो आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है इसको किस तरह मैं कह रहा हूं, उस पर बता रहा हूं, उसी पर मैं आ रहा था कि चूंकि ये पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बारे में ABCD नहीं जानती, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा। अब पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में क्या है, हमारे ही पुरखे ऐसे थे जिन्होंने बिना पुलिस का, बिना कागज कलम का कार्यपालिका भी चलाया, विधायिका भी चलाया, न्यायपालिका भी चलाया। तो हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। अब इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। विधायिका जब हम कहते हैं तो गांव में जो नियम कानून बनना है वो बनाया पुरखों ने, निर्णय भी लिया। अभी भी पेशा में भी देखिए गांव के लोगों को योजना बनाने का, हाँ, उसको अनुमोदन करने का सारा अधिकार है, तो ये विधायिका हो गया। कार्यपालिका हमारे पारंपरिक ग्राम सभा के अंदर में, कार्यपालिका भले उसको कार्यपालिका के रूप में नहीं लिखा गया, लेकिन वहां पे कार्यपालिका था। कैसे? वहां का हतू मुंडा, उसके बाद जो है कि पहन, उसके बाद सचिव को अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है, कहा जाता है अलग अलग समुदाय में। ये सारे लोग क्या करते थे, जो पूरा गांव का जो पारंपरिक ग्राम सभा ने निर्णय लिया उसको धरातल पर उतारते थे, जो भी निर्णय लिया गया। कहते कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये कार्यपालिका। तीसरा हमारा न्यायपालिका, यही जो कार्यकारिणी जो होता था, जिसको कार्यकारिणी नहीं बोलते थे लेकिन कार्यकारिणी होता था, ये कार्यकारिणी न्याय भी देता था, सारे चीजों को एग्जीक्यूट करता था। तो उसके बाद इन्होंने जो बनाया इसमें क्या कर दिया, न्यायपालिका को हटा दिया। ये पेशा कानून का खूब ढोल पीटती है। पेशा कानून की मूल मानसा क्या है? पेशा कानून की मूल भावना है हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना। तो जब वहां पर कार्यपालिका रहेगा नहीं तो शासन कैसे करेगा? आप देखिए पंचायत समिति कार्यकारिणी है शासन करने के लिए। आप देखिए जिला परिषद के आधार लेवल पर देखिए वहां भी कार्यकारिणी है, तभी ना एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद सरकार के लेवल पर मंत्री परिषद, सब जगह रहेगा, लेकिन गांव में नहीं रहेगा, ताकि आप पंचायत कार्यकारिणी के द्वारा गांव वालों का जो हिस्सा है योजना उसको चुराएंगे और परसेंटेज मुखिया खाएगा, परसेंटेज जो है कि प्रमुख खाएगा, पंचायत समिति सदस्य खाएगा, बीडीओ खाएगा, जेई खाएगा और बीडीओ के ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर भी खाएगा। और वैसे ही करके हर योजना में ये सारे नौकरशाहों के पास भी पैसा पहुंचेगा। आपको लगता है कि आपको मैं बता रहा हूँ डीएमएफटी का फंड को कैसे नौकरशाह लोग लूट के रखा है झारखंड का। ये संरक्षण करने के लिए ये सब काम कर रहे थे, इसीलिए ये जो है उन्हीं के संरक्षण में वो जेपीआरए को ही हम आदिवासियों के ऊपर थोप रही थी सिंहमार मैडम जी, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और आज के समय में देखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सशक्त करने वाला नियम वाली लागू। जेपीआरए को तो कह रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। मैं कह रहा हूं ना, चूंकि वो आरएसएस गैंग से हैं तो हमेशा भ्रम फैलाती है। आरएसएस में जो भी जाता है उनका काम ही भ्रम फैलाना है। निशा सिंहमार मैडम मुझे दिखा दे कि कौन सा झारखंड हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां पेशा कानून और पेशा कानून नहीं, झारखंड पंचायत राज अधिनियम की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। कभी नहीं किया गया है। जो तू दो केस की बात करती है, एक केस था आपका ये बुद्धिजीवी मंच का ही, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नहीं, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो है उन्हीं के एक सदस्य सुरीन केस में किसको चैलेंज किया गया था, है ना? पेशा कानून का दो ही चीज को चैलेंज किया गया है। एक तो आपको राकेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है पेशा कानून का सेक्शन 4G को चैलेंज किया था। और उसी के आधार पर जो है कि इसको सबसे पहले ये धनंजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
जिसके आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने 2005 में कहा पेशा कानून का धारा 4G जो है असंवैधानिक है और उसी के आधार पर जेपीआरए में जो प्रावधान किया गया है वो असंवैधानिक है। ये कहा, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट गया केस, तो ये पूरा जेपीआरए को चैलेंज नहीं किया था उसकी कानून वैलिडिटी पर, एक सेक्शन उसके बाद सुरन केस में किसको चैलेंज किया गया था, पेशा का सेक्शन ओ को चैलेंज किया, ओ के आधार पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बात किया गया था। तो इसमें कहां वैलिडिटी पर चैलेंज किया गया? आपको मैं बताता हूं, पहली बार, शायद ये सीमार मैडम को नहीं पता होगा, झारखंड में पहली बार जो जेपीआरए की वैलिडिटी को अगर किसी ने चैलेंज किया था वो थे श्रीमान वाल्टर कंडुलना और रॉबर्ट मिंच। इन लोगों ने जेपीआरए की वैलिडिटी को चैलेंज किया था। यही तो सवाल उठ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था और जिसके आधार पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार को आदेश दिया कि 2 महीना के अंदर में आप जो है कि पेशा कानून की नियमावली बनाइए और लागू कीजिए। उसमें जेपीआरए की बात नहीं किया, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, पेशा कानून का नियमावली बनाइए। उसके बाद उसी में ये जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच बाद में केस में वो आए, उसके साथ साथ इसलिए उनको क्लब किया गया। और अभी जो चल रहा है, इन्होंने इनके ऊपर जब उनको 2 महीना खत्म हो गया, लागू नहीं कर रहे, साल भर खत्म हो गया, तब उन्होंने डिफेमेशन केस किया और उस पर जो है कि चल रहा है। अच्छा। और इसी में भी देख लीजिए क्या कहते हैं निशा सीमार मैडम, एक तरह बोलते हैं कोर्ट में उलझाया, ये आरोप तो लगा हाँ, आरोप लगाती हैं, दूसरे तरफ लगाती हैं कि ये इनडायरेक्टली बोलती हैं इनके पीछे जो ईसाई लोग हैं। आप बताइए, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच क्या ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? विक्टर माल्टो है वहां पे विक्टर माल्टो है, तो एतवा उरांव भी है, ये भी सीमार मैडम को बता दीजिएगा। तो उनको ये एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगा के चलने से थोड़ी चलेगा। तो रॉबर्ट मिंच हो, विक्टर माल्टो हो, ग्लैडस्टोन डुंगडुंग हो, पेशा का तो ये लोग जाके रखा, सारे क्रिश्चियन है। आपको बताता हूं, यही तो खेल है सीमार मैडम करे जो आरएसएस का कायम से आती है। आरएसएस क्या बोलता है, आदिवासी का आइडेंटिटी को रिलीजन में फिक्स करो ताकि आदिवासियों को धीरे धीरे सनातन हिंदू में घुसा दो और आदिवासी का आइडेंटिटी खत्म और भारत को हिंदू राष्ट्र बना। तो रूढ़िवादी प्रथा के आयाम तो अब मैं आपको बताऊं, भी गिनाने लगे हैं। वो क्यों गिनाएंगी? वो जब खुद जो है कि कुंभ नहा रही हैं, खुद जो है कि आपको जो है कि ये छठ पूजा कर रही हैं, सीमार साहब के घर में घुस गई हैं, तो कहां से रूढ़ी प्रथा? आपने एक बार गिनाया था मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरी दुनिया में ना देखना पड़ेगा आदिवासी आइडेंटिटी। जैसे आज महतो लोग क्या बोलते हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाएगा, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस नहीं मनाएगा। हाँ, ठीक उसी तरह ये लोग भी है। अब पूरी दुनिया में अगर आदिवासी आइडेंटिटी की बात होती है, इंडिजिनस पीपल की बात होती है, किस आधार पर बात होता है? फर्स्ट होता है एथनिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कहीं पे रिलीजियस आइडेंटिटी की चर्चा हो रही दुनिया हमको बता दी। पर वे तो कह रहे हैं नस्ल की बात करके अब आदिवासी समाज को गाय बकरी के समान बना रहे हैं। उनके कहने से थोड़ी ना हो जाता। क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, क्या इथनोग्राफर है, क्या सीमार मैडम इथनोग्राफर है? तो बताइए, फिर हम वो देखेंगे। जितने भी लिखे गए हैं, इथनोग्राफी क्यों लिखा जाता है? फिर तो आदिवासियों के लिए धार्मिक पोथी लिखना चाहिए। जितने भी दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए भारत में, उन्होंने इथनोग्राफिक रिपोर्ट क्यों बनाया? रिलीजियस रिपोर्ट क्यों नहीं बना दिया? तो आरएसएस आज तय नहीं करेगा आदिवासी कौन है, आदिवासी कौन नहीं है। इसमें कल्चरल आइडेंटिटी की बात होगी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात होगी, इसमें जो है कि एथनिसिटी की बात होगी। तो पूरी दुनिया में आज हर जगह बात हो रहा है आदिवासी भारत में खासकर जिस तरह से रिलीजियस आइडेंटिटी में फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आदिवासी ना वर्ण है, ना जाति है, ना वर्ग है, ना रंग है, ना जेंडर है, ना ही धार्मिक समूह है। आदिवासी शुद्ध रूप से एथनिक ग्रुप है जिसकी अपनी नस्लीय समूह है, जिसकी अपनी नस्लीय समूह है, जिसकी अपनी अलग भाषा है, विशिष्ट संस्कृति है,
पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, सिंपल सा बात। और वो जो आपने एक प्रयोग किया जिसमें महिलाओं को ज्यूरी मॉडल, हाँ ज्यूरी मॉडल, मैं ज्यूरी मॉडल आपको मैं बताता हूं। चूंकि ये लोग मैडम निशा सिहमार और उनका टीम हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर पंचायत कार्यकारिणी व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था मूल रूप से गांधी जी का व्यवस्था थोपना चाहते थे। और इसके लिए नैरेटिव बनाया गया कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं को कोई जगह नहीं है, इसमें जो है कि युवाओं को कोई जगह नहीं है, ये जो है कि वंशवादी है, लोकतंत्र विरोधी है, ये न्याय व्यवस्था के विरोधी है। ये सब जो है कि नैरेटिव गढ़कर इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि कार्यकारिणी ऑलरेडी हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया, हाँ उसमें महिलाएं नहीं थी बोलेंगे तो स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी जो है स्टैग्नेट तो नहीं है चीजें। अब ये जो कहते हैं, अब रूढ़ी प्रथा का सुन लीजिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, अगर ये जो बोलते हैं रूढ़ी जन आदिवासी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेंस लगा रही हैं वो लेंस अंडमान निकोबार को छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा आपको आदिवासी। यहां ये कह रही हैं, मैंने सुना लोगों को बोल रही हैं कि आप लोग मत बदलिएगा, ये नहीं बदलिएगा, और ये लोग बदलेंगे। मतलब निशा उरांव मैडम निशा सिहमार हो जाती है, दिक्कत नहीं है, वो कुंभ नहाती है, दिक्कत नहीं है, वो जो है कि छठ पूजा करेगी, दिक्कत नहीं है, वो आईफोन रखेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, उनके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेगी, दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहीं बैठे रहिए बोलते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो लोग उनको सुन रहे थे, उन सारे पारंपरिक अगुवाओं के हाथ में मोबाइल था क्या? हमारे पुरखे मोबाइल से मैसेज भेजते थे, संताल हुल पढ़ लीजिए क्या लिखा है, तो सरूल का पत्ता पर वो लोग संत जैसे ही सिद्धू कानू उन्होंने ऐलान किया हुल का, सखुआ के पत्तों को गांव गांव भेजा गया और 60,000 संताल एकजुट हुए। क्या नहीं था, मैं पूछ रहा हूं, क्या सिहमार मैडम ये लोगों को बोलेगी कि आप सारे मोबाइल फेंक दीजिए, आप ये जूता पहन रहे हैं, जींस पैंट पहन रहे हैं, ये सारे शर्ट पहन रहे हैं, ये सारी चीजों को त्याग दीजिए। आप जो है कि हमारे पुरखे तो पेड़ का बनाया हुआ खरपा पहनते थे, उसे चलते थे, उसमें चलिए, गाड़ियों में मत चलिए, पैदल चलिए, है ना। तो हमारे जब आप कह रहे हैं कि पारंपरिक अगुवा जो है वो सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से जो फेसबुक व्हाट्सएप तक उपयोग कर रहे हैं, तो फिर अगर कार्यकारिणी में जो हमारा ऑलरेडी था महिलाओं को डाला गया, दिक्कत क्या है? और उसमें भी वो भ्रम फैला रही, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ये को डाला जा रहा है, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जो महिलाएं बोलती हैं, क्योंकि बोलना भी जरूरी, बोलती हैं, वॉइस है ऑलरेडी, उनको जो है कि उपाध्यक्ष जैसे पदों में डालिए। हाँ, हम लोगों ने कहा है सचिव, चूंकि लिखना पड़ेगा, अभी तो उस जमाना में नहीं रहा कि उसे शासन तो लिखना है। उसी तरह जो है कि कोषाध्यक्ष, बैंक उनका काम रहेगा तो थोड़ा हिसाब चाहिए, तो इसलिए कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी डालिए। ये सब वो गांव के ऊपर छोड़ा हुआ। और मैं आपको बोलता हूं, अगर वो जो बोल रहे हैं आप लोग मत बदलिए, उसके अनुसार तो ये हुआ कि हमारे पुरखे, ना उनके पास पुलिस था, ना कागज कलम था, कुछ नहीं था, तो फिर इन लोगों को तो कागज कलम का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। माइक सब उपयोग कर रहे हूं, सब किसका है? हाँ, एसी में रहेंगे, बड़े बड़े सारा टेक्नोलॉजी दूसरों का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर जो है सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाने के लिए जो है कि बकवास करेंगे, ये थोड़ी चल सकता है। निशा सिहमार मैडम जो है ज्यूरी मॉडल कार्यकारिणी है, उसको नकार रही है। इसलिए मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बोल क्यों नकार रही हैं कि ये जो कार्यकारिणी है वो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंदर में नहीं था, ये उसको बर्बाद कर देगा वगैरह वगैरह। तो मैडम जी ये तो बताइए कि आपने जो नियमावली बनाया है उसमें 8 समितियां डाला है, चाहे वो स्वास्थ्य समिति हो, शिक्षा समिति हो, वन सुरक्षा समिति हो, वन अधिकार समिति वगैरह वगैरह। क्या ये समितियां हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में था? जब नहीं था, आप डालेंगे
तब हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था खराब नहीं होता है। और हम लोग उसमें लाएंगे तो ये खराब होता है। ये कहाँ का लॉजिक है? ये शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल है। आप झारखंड पंचायत राज अधिनियम को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर थोपेंगे तब सही है, और जब हम लोग सवाल उठाएंगे तब गलत है। ये दोहरा नीति जो है कि वो नहीं चल सकता है। पर ये जो बात आती है पी पेशा का, आप लोग पी पेशा कह के इतने भ्रम क्यों फैलाते हैं? पी पेशा हमने भ्रम नहीं फैलाया, यह शुद्ध रूप से आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की उपज है। और उनको हम लोगों ने कहा, बहुत जगह हम लोगों ने कहा, इस मसले को लेकर उनसे हमारा टसल भी है। हम लोगों ने कहा कि इस तरह का भ्रम मत फैलाए, भ्रम फैल रहा है। और इसको बहुत हद तक जब हम लोगों ने पेशा आंदोलन खड़ा किया तो पी पेशा का भ्रम बड़े पैमाने पर टूटा है गांव गांव में, क्योंकि हम लोग सीधा जो है कि गांव गांव काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो ये जो निशा सिहमार मैडम जो है कि वो हिल गई है। उनको लग रहा है कि ये जो ज्यूरी मॉडल है ये लागू हो गया तो नौकरशाह जिस तरह से पैसा बटोर रहा है वो तो बंद हो जाएगा। एक सवाल और उठता है, वो उठता है 5वीं अनुसूची के एरिया में 6ठी अनुसूची के पैटर्न का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, आप लोग इसकी पैरोकारी क्यों करते हैं? देखिए पैटर्न का बात है, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। हमारा स्पष्ट है कि जब नहीं, वो तो इसलिए उनका दावा आ रहा है कि ताकि 5वीं अनुसूची की जो रूढ़िगत प्रथा है उसको खत्म किया जाए, इसे 6ठी अनुसूची को लाया जा रहा है। वो इसके नाम से भी सीएमआर मैडम जो है कि भ्रम फैला रही है। इसलिए मैं कहूंगा, वो कह रही हैं कि जो 6वीं अनुसूची का पैटर्न आ जाएगा तो उसके द्वारा ये लोग जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर चुनाव थोपना चाहता है। तो मुझे बताइए ना सीएमआर मैडम, आप लोगों ने विगत 24 वर्षों के अंदर पंचायत चुनाव करवाया, ये सब क्या था? चुनाव थोपे हैं कि नहीं थोपे? चुनाव थोपे है ना। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा वो ग्राम सभा का है ही नहीं उसमें, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात है ना। वो डिस्ट्रिक्ट का स्तर का जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा? शक्तिशाली कौन होगा, ग्राम सभा या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल? इसमें भी हम लोगों का अलग अलग विचार है। अच्छा, इनका जो है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच बोलता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो पावर ट्रांसफर करेगा ग्राम सभा को। हाँ। लेकिन हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर किसने दिया कि वो ग्राम सभा को पावर ट्रांसफर करेगा? यहाँ सिंपल एक देख लीजिए कि नारा है, ना संसद ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है संसद और विधानसभा सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन ग्राम सभा वो नियम कानून भी बनाएगा, योजना भी बनाएगा, उसको लागू भी करेगा, वैलिडेशन भी देगा, उसके साथ साथ वो जो है कि गांव का झगड़ा भी निपटाएगा। इसीलिए उसको कहा गया है। एक चीज बताइए, ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मांग का समर्थन करता है, क्या चाहता है? बिल्कुल, लेकिन अलग वे में। हमारा स्पष्ट मत है कि चूंकि हमारा जो आदिवासी का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, कहीं आप देखिएगा त्रिस्तरीय और कहीं 4 स्तरीय। जैसे संतालों के बीच में देखेंगे तो 4 स्तरीय है, मुंडा के बीच में त्रिस्तरीय है, हमारा खड़िया के बीच में भी जाएंगे तो मिलेगा उसी तरह का, उरांव के बीच में भी मिलेगा। हर जगह पे 3 या 4 ये स्तर पर है। तो ऊपर स्तर के जो हैं वो लोग, तो उनको सीधा जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लेके आइए। और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं ताकि वो मिल के ये होगा, उनको भी वहां पे डालिए, महिलाओं के लिए भी जगह बनाइए। यहाँ चुनाव का बात ही नहीं। पर एक खतरा जो नजर आता है 6 शेड्यूल पैटर्न से, और खासकर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस पूर्वोत्तर के राज्यों में से लागू किया गया, और नतीजा क्या हुआ? ग्राम सभा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं तो वो दिक्कत उनका है ना, उनके यहाँ आप क्या पैटर्न उस समय में लागू किया है लोग, वो तो सिंपल सा जो है कि विधानसभा जैसा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को चलाने लगा, वहां चुनाव होने लगे। तो इसमें पैटर्न कहा गया है बस, तो उस टाइप का डिस्ट्रिक्ट लगाइए, पर उसमें चुनाव की बात नहीं कही गई। चुनाव मैंने आपका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा उसमें चुनाव की कोई बात बिल्कुल, चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं। जब हमारा ऑलरेडी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का अपर लेवल पे लोग हैं, पढ़ा राजा हैं, बिल्कुल उसको लाना है। कुछ बुद्धिजीवियों को डालिए, महिलाओं को डालिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए। क्योंकि जब जैसे रांची जैसा शहर, यहाँ पे नगर पालिका कानून अवैध रूप से लागू किया गया है, तो यहाँ का जो नगर निगम है उसको टेक ओवर कौन करेगा? जब यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेगा वही तो टेक ओवर करेगा ना, उसके लिए तो व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा आपको। तो ये थे हमारे साथ ग्लैडस्टोन डुंगडुंग जी,
और कई तरह के जो सवाल उभर रहे थे इस महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर के, उन ड्यूटी मॉडल पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, और यह सवाल जो खड़ा हो रहा था खासकर जिस तरह चंपाई सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया कि गैर आदिवासियों से शादी करने वाली महिलाओं को समाज से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उन तमाम पहलुओं पर गलेडसन डुंगडुंग ने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की और उसे आसान शब्दों में आदिवासी समाज को समझाने का प्रयत्न किया।